दीपशिखा सिंह राजपूत। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है और हम इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना ज्यादातर महिलाओं को ही करना पड़ता है और इसलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं और उन्हें पारित भी किया गया है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध है। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे कि माता पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे कि पति, ससुराल, अपने साथी से लव एंड रिलेशनशिप या फिर दूर की रिश्तेदारी का कोई भी संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकती है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है और इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराई जाए उसकी सही जानकारी नहीं होती है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मौजूद है और इस कानून के तहत अगर घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। कई सारे सवालों से पीड़ित महिला का सामना होता है। महिला हिंसा का अपराध कानून के तहत किसी भी वयस्क पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है। अब ऐसे मामलों में जब महिला विवाहित है और विवाह की तरह एक संबंध में रह रही है तो वो हिंसा अपराध करने वाले पति या पुरुष या महिला संबंधियों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करा सकती है और इस प्रक्रिया में आने वाली अड़चन को हम सवाल और जवाब के जरिए से देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपको शिकायत दर्ज कराते समय काफी मददगार साबित हो सकता है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता धनंजय मित्तल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धनंजय जी घरेलू हिंसा से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और अगर आपका घरेलू हिंसा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपको बता देते हैं, आप डायल कर राय ले सकते हैं। 01206127 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक और नंबर हम आपको बता देते हैं 01206127 इन दोनों ही नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। अगर आपको कोई राय लेनी है इससे संबंधी तो आप वो राय हमारे साथ ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं धनंजय जी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इस शो पे बुलाया जी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कामना है कि किसी को भी घरेलू हिंसा से ना गुजरना पड़े। बिल्कुल। और चाहता हूँ कि सभी सुख और शांति से अपने घरों में जिए। बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा जी कि सामान्य तौर पर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत महिलाओं को पहुंचाई गई शारीरिक हानि को माना जाता है, लेकिन बहन, माँ, भाभी इत्यादि रिश्ते से जुड़ी महिलाएं भी इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिला की परिभाषा में आती है। व्यापक संदर्भ में घरेलू हिंसा का संबंध केवल वर्तमान पतियों से ही ना होकर पुरुष मित्रों, पूर्व पतियों या परिवार के अन्य सदस्यों से भी हो सकता है। इस तरह से घरेलू हिंसा पीड़ित एवं अपराधी के संबंध को दर्शाता है। जी। घरेलू हिंसा का निहित उद्देश्य महिलाओं को पराधीन बनाए रखना होता है और इसके लिए हिंसा के विभिन्न रूपों का सहारा लिया जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, वित्तीय, लैंगिक एवं आर्थिक उत्पीड़न भी की जाती है। जी, ठीक है सर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं गोविंद अल्मोड़ा से, उनसे सवाल ले लेते हैं कि वो आपसे क्या राय लेना चाहते हैं। गोविंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। अधिवक्ता महोदय के लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कैसे हमारे समाज में
लीगल फैटर्निटी यानी कि जो विधिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, ये कैसे सुनिश्चित कर सकें कि ऐसे नियम किसी पर्टिकुलर जेंडर के प्रति बाइज्ड हैं या नहीं है। असल में सारे नियम जेंडर को लेकर नहीं होने चाहिए, ऐसा मानना है विवेकशील लोगों का। लेकिन अक्सर हम ये देख रहे हैं कि समाज में हो रही घटनाओं को इग्नोर करते हुए हम विभिन्न नियमों को जो सुरक्षा के लिए बने हैं किसी भी जेंडर के, उसे किसी एक जेंडर के लिए मान लेते हैं। ऐसा क्यों? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और इस चीज को लेके अभी अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लर्नेड सॉलिसिटर जनरल से जवाब भी मांगा है कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत ये सिर्फ एक जेंडर न्यूट्रल है कि इसमें पुरुषों को भी सहायता मिल सकती है। और इसके अलावा 2020 या 21 में जम्मू एंड कश्मीर के एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें कि पुरुष व्यक्ति ने कंप्लेंट फाइल करी थी एक महिला के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की। तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, और जबकि पुरुषों के लिए भी है। लेकिन एक इस चीज को लेकर एक सही या सेटल्ड लॉ बिठाना एक बहुत ही जरूरी बात है और इसलिए होना भी चाहिए। बिल्कुल गोविंद जी, आशा करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। वापस लौटेंगे सर आपके पास। सर, हमारा दूसरा सवाल है कि घरेलू हिंसा की शिकायत किसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है, ये बहुत जानना जरूरी है। अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला किसी भी व्यस्त पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है जिसके साथ वो घरेलू संबंध में रही हो या रहती हो। शादीशुदा महिला या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला अपने पति या लिव इन पार्टनर या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज करा सकती है। रिश्तेदारों में पुरुष एवं महिला रिश्तेदार दोनों सम्मिलित होते हैं। घरेलू हिंसा में सम्मिलित व्यक्ति को प्रत्यर्थी या प्रतिवादी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पीड़ित व्यक्ति चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है? पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पे दर्ज करा सकता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा की समाधान प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों के अलावा कुछ संस्थाएं भी शामिल होती हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा की शिकायत किसी भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट और सेवा प्रदाता के समक्ष की जा सकती है। क्योंकि सर प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, वो अगर उसके बारे में हम जानना चाहे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आखिर कौन होता है, क्या रोल होता है उनका? इस कानून के सेक्शन 2N में प्रोटेक्शन ऑफिसर की परिभाषा दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम करता है और वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होता है। ज्यादातर प्रोटेक्शन ऑफिसर महिलाएं ही होती हैं और उनका काम मैजिस्ट्रेट की मदद करना, रिपोर्ट को तैयार करना, लीगल एड की व्यवस्था करना, सुरक्षित घर की व्यवस्था करना जिसे हम शेल्टर होम भी कहते हैं, पीड़ित का मेडिकल टेस्ट कराना और उससे आर्थिक राहत दिलाना होता है। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पर आपने रिपोर्ट का जिक्र किया तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि घरेलू घटना की जो रिपोर्ट होती है जिसे DIR कहा जाता है, वो आखिर होता क्या है? जी, DIR का फुल फॉर्म डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। इसकी परिभाषा इस कानून के सेक्शन 2E में बताई गई है। सेक्शन 2E के अनुसार DIR एक रिपोर्ट होती है जिसे किसी भी घरेलू घटना की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये एक FIR की तरह कह सकते हैं कि होती है। ठीक है, ठीक है सर, उसके बाद आता है कि जब पीड़ित व्यक्ति या महिला या पुरुष कोई भी जो पीड़ित होता है, वो जब ये रिपोर्ट कराता है तो उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है? एक पीड़ित के कई अधिकार होते हैं।
जैसे उसे उसके साझे घर यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाला नहीं जा सकता। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी किसी पीड़ित व्यक्ति को उसके साझे घराने से नहीं निकाला जा सकता। पीड़ित व्यक्ति मैजिस्ट्रेट से प्रोटेक्शन ऑर्डर की दरखास्त कर सकता है, जिसमें प्रतिवादी को पीड़ित से दूर रहने का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा पीड़ित आर्थिक राहत, हिरासत आदेश और नुकसान भरपाई की दरखास्त भी कर सकता है। ठीक है सर, राहत का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो ये भी जानना चाहेंगे कि राहत पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में अपील कैसे कर सकता है? राहत पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति इस कानून के सेक्शन 12 के अनुसार मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है, जिसपे गौर करके मैजिस्ट्रेट प्रतिवादी से जवाब मांग सकता है। और मैजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति की एप्लीकेशन अगर खारिज कर दे तो वह कोर्ट ऑफ सेशन में 30 दिन के अंदर अंदर अपील भी फाइल कर सकता है। अब हमारा अगला सवाल है कि अदालत किस तरह से संरक्षण आदेश पारित कर सकती है? जैसे मैंने आपको पिछले किसी सवाल में बताया कि कोर्ट सुरक्षा आदेश, गृह आदेश, हिरासत आदेश और नुकसान भरपाई के संरक्षण आदेश पारित कर सकती है। जी ठीक है सर, सुरक्षित निवास का आपने जिक्र किया था कि जो एक सुरक्षा दी जाती है पीड़िता को, उसके लिए काफी सारी चीजें की जाती हैं, एक शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सुरक्षित निवास है, इसको लेकर पीड़ित व्यक्ति अदालत से किस तरह से आदेश पा सकता है? ज्यादातर सुरक्षा निवास की व्यवस्था प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी पीड़ित के कहने पर करता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट भी ये आदेश जारी कर सकता है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित निवास की व्यवस्था दी जाए। ठीक है सर, इस सिचुएशन में जब किसी पीड़ित के साथ हिंसा हुई हो, तो पीड़ित किस तरह की आर्थिक या फिर वित्तीय राहत का दावा कर सकता है क्या? जी बिल्कुल। पीड़ित व्यक्ति कमाई का नुकसान, चिकित्सा व्यय, किसी संपत्ति का नुकसान, भरण पोषण या मानसिक एवं शारीरिक कष्ट का दावा कर सकता है। सर एक सवाल और है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने जो पीड़ित होता है वो समक्ष पेश होता है, तब अपील दाखिल करने के समय पीड़ित को क्या क्या खुलासे करने होंगे? जी, मैजिस्ट्रेट के पीड़ित इस कानून के सेक्शन 12 के तहत एक एप्लीकेशन दर्ज कर सकता है, जिसमें उसे सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि एप्लीकेशन वह व्यक्ति खुद दर्ज कर रहा है या उसकी ओर से कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या अन्य व्यक्ति दर्ज कर रहा है। सर इसके अलावा उसे मैजिस्ट्रेट से जो प्रार्थना है उसका स्पष्ट तरीके से उल्लेख करना होगा। जी। पीड़ित को उसके लंबित अभियोग का खुलासा भी करना होगा और जो भी घटना घटी होगी वह कंप्लेंट या डीआईआर का हिस्सा तो होगी ही, जिसमें पीड़ित को स्पष्ट शब्दों में दुर्घटना का समय, जगह और उसके खिलाफ कंप्लेंट, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसका खुलासा भी करना होगा। इस कानून के फॉर्म 2 में इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है सर, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या शिकायत दर्ज करने पर आरोपी या दुर्व्यवहार कर रहे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा? शिकायत दर्ज करने पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन आरोपी को पहले नोटिस भेजा जाता है। कोर्ट में पेश होकर वह अपना जवाब फाइल करता है। उसके बाद अगर कोर्ट कोई आदेश जारी करे और आरोपी उसका पालन ना करे, तब उसे गिरफ्तार किया जाता है। अगर आरोपी शिकायतकर्ता को कोई भी गंभीर चोट पहुंचाए तो आईपीसी के सेक्शन 326 और 25 के तहत उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन गिरफ्तारी का अधिकार केवल पुलिस या जज के पास होता है। कोई भी शिकायतकर्ता आरोपी की गिरफ्तारी अपने अधिकार से नहीं मांग सकता। ठीक है
सर, एक शब्द हम ज्यादातर कंप्लेंट्स में सुनते हैं, वित्तीय दुर्व्यवहार या फिर आर्थिक दुर्व्यवहार। आखिर वित्तीय या आर्थिक दुर्व्यवहार होता क्या है? वित्तीय या आर्थिक हानि को वित्तीय या आर्थिक दुर्व्यवहार कहा जाता है। पीड़ित को उसके, जैसे इसके मैं आपको कई एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे पीड़ित को उसके साझे घर में प्रवेश ना करने देना, पीड़ित के चल या अचल संपत्ति को उसकी अनुमति के बिना बेच देना, या ऐसी संपत्ति जो संयुक्त रूप से स्वामित्व हो, उसमें पीड़ित को उसका हिस्सा ना देना, पीड़ित के स्त्रीधन को हड़प लेना भी आर्थिक दुर्व्यवहार में ही आता है। ठीक है सर, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उल्लासनगर से, अमित जी। अमित, क्या सवाल है आपका? मेरा नाना और नानी बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए, मेरी मम्मी को आने नहीं दे रहे औरंगाबाद में। जी हेलो जी जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। तो हमारे को भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे, फोन करने भी बात भी नहीं करते हमारे से मामा लोग। लो मम्मी से बात करो। मम्मी पापा मेरे एक्सपायर हो गए, मैं औरंगाबाद की हूँ। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरे भाई लोग हैं, 3 बड़े भाई है। मुझे अभी अंदर एंट्री भी करने नहीं देते, बोलते आपके लिए कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे नहीं आया करो, कुछ भी बोलते। सब प्रॉपर्टी हमारे नाम की है, मेरे हस्बैंड, हम गरीब लोग हैं। मैं उनको बोलती हूँ एक घर लेके दीजिए, अभी घर पे भी नहीं आने देते, एंट्री नहीं करने देते, बोलते आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अब मैं क्या करूँ? करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा छोड़ के गए। ये आपके ससुराल वाले हैं कि आपके खुद के मम्मी पापा हैं? नहीं, मेरे ससुराल नहीं, मेरे मम्मी पापा। मेरे ये ससुराल से मैं बात कर रही हूँ, मुंबई से, थाना से। और मम्मी पापा औरंगाबाद के है, जहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जी, ये एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर नहीं आता, लेकिन इसकी जानकारी भी आपको मैं दे सकता हूँ। इसमें बेसिकली आपको ये एक सिविल सूट आपको फाइल करना होगा अपने इलाके, अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सिविल जज में। और आपको इस चीज का एक दावा करना होगा कि आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिले, और जिसमें आपका हिस्सा है, क्योंकि आप लीगल हेयर हैं अपने माँ बाप के, फर्स्ट क्लास 1 लीगल हेयर हैं, और इसीलिए आपको पूरी की पूरी आपका एक हिस्सा है आपकी माँ बाप की प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो आशा करते हैं अमित कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपकी माता जी को भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर वापस आपके पास लौटेंगे। सर, अभी हमने इससे पहले जिक्र किया था कि आर्थिक दुर्व्यवहार क्या होता है। हमारा अगला सवाल है कि जो घर साझा होता है या शेयरिंग में होता है, साझा घर से बाहर निकाले जाने पर क्या किया जाना चाहिए? जी, इस कानून के सेक्शन 17 के अनुसार पीड़ित महिला को साझे घर में रहने का पूरा अधिकार है और उसे साझे घर से नहीं निकाला जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसे निकाला जा सकता है। अगर जबरदस्ती पीड़ित को साझे घर से निकाल दिया जाए तो वह प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर या मैजिस्ट्रेट या पुलिस की मदद ले सकते हैं। मैजिस्ट्रेट से रेजिडेंस ऑर्डर जारी करने की मांग भी कर सकते हैं, और जब तक पीड़ित को साझे घर में वापस ना रख लिया जाए तब तक प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर से शेल्टर होम का इंतजाम की दरखास्त भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। धनंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके मन में जो भी घरेलू हिंसा से जुड़े हुए सवाल आ रहे होंगे, उनका जवाब आपको इस कॉन्वर्सेशन के जरिए जरूर मिल गया होगा। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।